तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के अब नए मक्का रक्षा समझौते से दक्षिण एशिया से लेकर के मिडिल ईस्ट तक जबरदस्त सनसनी मची हुई है। लेकिन इस त्रिगुट के खिलाफ इजराइल ने एक ऐसा कानूनी लूप होल खोज निकाला है जो सीधे तौर पर भारत के लिए रणनीतिक गेम चेंजर बन सकता है। इजरायली एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर तुर्की अपने घर से बाहर यानी कि पाकिस्तान की धरती पर आकर भारत के खिलाफ किसी दुस्साहस में शामिल होता है तो फिर नेटो का आर्टिकल 5 उसका सुरक्षा कवच नहीं बन पाएगा। यानी भारत बिना किसी अंतरराष्ट्रीय पाबंदी के पाकिस्तान में घुसे तुर्की के ठिकानों पर करारा पलटवार कर सकता है। पर सवाल यह है कि मक्का समझौते के तहत बने इस नए ब्लॉक से भारत, इजराइल, मिस्र और यूनान समेत आखिर कितने देशों को सबसे बड़ा खतरा है और यह खतरा आखिर क्यों? देखिए इस मुस्लिम नेटो की चाल का यह कच्चा चिट्ठा। तुर्की और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों के बीच इजराइल ने एक ऐसा कानूनी लूप होल ढूंढ निकाला है जो भारत के लिए रणनीतिक तौर पर गेम चेंजर साबित हो सकता है। इजरायली खुफिया विश्लेषकों का मानना है कि अगर तुर्की के सैनिक अपनी सीमाओं से बाहर जैसे सीरिया या पाकिस्तान में मौजूद हैं और वहां से हमला करते हैं तो उन पर जवाबी हमला करना नेटो के आर्टिकल 5 का उल्लंघन नहीं होगा। यानी अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और तुर्की अपने सैनिक या सैन्य ठिकाने पाकिस्तान में तैनात करता है तो भारत बिना नेटो के डर के उन्हें निशाना बना सकता है। कहने का मतलब साफ है कि जिस मक्का रक्षा समझौते पर 7 अगस्त 2026 को पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हस्ताक्षर किए, उस मक्का समझौते के तहत अगर पाकिस्तान ने तुर्की के साथ साजिश करके भारत पर हमला करने या फिर भारत को घेरने की कोशिश की तो यकीन मानिए भारत न सिर्फ पाकिस्तान को रौंद डालेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान में मौजूद तुर्की की सेना पर भी हमला कर सकता है। और अगर भारत मजबूरी में या आत्म सुरक्षा में ऐसा करता है तो ये मक्का समझौते के उस नियम का उल्लंघन नहीं होगा जिसके तहत किसी एक देश पर हमला होने पर तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने जिस मुस्लिम नेटो को बनाया है उससे सबसे बड़ा खतरा कितने देशों को है और क्यों है। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब ने पवित्र शहर मक्का में आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस ऐतिहासिक समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए। ये त्रिपक्षीय संधि सितंबर 2025 में हुए सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते का विस्तार है। इसमें अब तुर्की को भी शामिल कर लिया गया है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के कमजोर होते सुरक्षा छत्र के बीच इसे एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे के रूप में देखा जा रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि किन किन देशों को मक्का रक्षा समझौते से सबसे ज्यादा खतरा है। इजराइल की क्षेत्रीय आक्रामकता और हेक्सागन गठबंधन जिसमें कि इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और भारत जैसे देश आते हैं, उसे मक्का समझौते से खतरा बताया गया। शिया बहुल ईरान के चारों ओर 3 प्रमुख सुन्नी बहुल देशों का सैन्य गठजोड़ तेहरान में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाता जा रहा है। पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के बढ़ते प्रभाव से ग्रीस की समुद्री सीमा सुरक्षा के लिए सीधे चुनौती पैदा हो रही है। समझौते का स्वरूप और मुख्य प्रावधान इन तीनों देशों के लिए सीधे चुनौती है। यह समझौता नेटो के अनुच्छेद 5 के राजनीतिक सिद्धांत से प्रेरित है। इसके तहत किसी भी एक सदस्य देश पर हुए सशस्त्र सैन्य हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा।
संधि के क्रियान्वयन के लिए विदेश मंत्रियों की एक स्थायी समिति, राजनीतिक व सैन्य समन्वय समितियां और एक स्थायी सामान्य सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस समझौते का मुख्य आधार रक्षा तकनीक का आदान प्रदान, हथियारों का सह उत्पादन जैसे तुर्की के बैराक्टर ड्रोन और कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट और खुफिया जानकारियां साझा करना है। ये गठबंधन एक बंद समूह नहीं, तुर्की और पाकिस्तान के मुताबिक मिस्र और बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी निकट भविष्य में इस सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं। امریکا در عربستان حمله بکنه این پاکستان هیچ عکس العملی نشون نمیده، حتی ترکیه، چون میدونن اگه عکس العمل نشون بدن وارد یه جنگی خواهند شد که طرفش ایران خواهد بود. بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی و اینها داره و به نظر من از نظر تهدید ایران هیچ اثری نداره. पाकिस्तान तुर्की पर भारी पड़ेगा भारत, इजराइल का बड़ा दावा। इजराइल ने पाकिस्तान और तुर्की और भारत पर हमले को लेकर एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसे भारत का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और तुर्की अपने सैनिक या सैन्य ठिकाने पाकिस्तान में तैनात करता है तो भारत बिना नेटो के डर के उन्हें निशाना बना सकता है। तुर्की से लगातार बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के रणनीतिकारों ने नेटो के आर्टिकल 5 के तौर तरीकों और उनके दायरों की बारीकी से जांच पड़ताल की है। उनका निष्कर्ष है कि सामूहिक सुरक्षा की गारंटी उन तुर्की सैन्य कंपनियों की सुरक्षा नहीं करती जो देश की सीमाओं के बाहर काम कर रही हैं। इजराइल हायोम के मुताबिक अब ये माना जा रहा है कि सीरिया में तैनात तुर्की सेना पर इजराइल के हमले को अपने आप नेटो के सामूहिक सुरक्षा तंत्र के दायरे में नहीं माना जाएगा। इसी निष्कर्ष के आधार पर इजराइल तुर्की सेना के वहां पहुंचने से पहले ही उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने के विकल्प खोज रहा है। नेटो के नियम के मुताबिक अगर किसी सदस्य देश जैसे कि तुर्की पर कोई हमला होता है तो बाकी सभी देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर बचाव करेंगे। लेकिन इजरायली रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि नेटो का सामूहिक सुरक्षा का ये नियम सिर्फ सदस्य देश की अपनी आधिकारिक सीमा की रक्षा के लिए लागू होता है। यानी भारत को इजराइल ने एक रास्ता दिखा दिया है। अगर तुर्की पाकिस्तान के अंदर अपने सैनिकों को भेजता है या फिर सैन्य ठिकाने बनाता है तो युद्ध के समय भारत उसे तबाह कर सकता है और नेटो इसमें दखल नहीं देगा। क्षेत्रीय सीमा का नियम। नेटो का आर्टिकल 5 यानी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था केवल और केवल किसी सदस्य देश जैसे तुर्की की अपनी आधिकारिक संप्रभु सीमाओं के भीतर लागू होता है। विदेशी धरती पर सुरक्षा शून्य। यदि तुर्की के सैनिक, उसके लड़ाकू विमान या उसकी मिसाइलें अपनी सीमाओं से बाहर, चाहे वो सीरिया हो या पीओके या फिर पाकिस्तान की सरहद, अगर वहां तैनात होती हैं तो उन पर नेटो की सुरक्षा छतरी लागू नहीं होती। و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست شناسایی بکنه، شانس این رو داره که کمک بکنه به تقویت امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی و سوء استفاده های دشمن صهیونیستی و इजराइल के इस खुलासे ने भारत के रक्षा रणनीतिकारों को एक ऐसा फ्री हैंड दे दिया है जिसने पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के सारे गणित को ही बिगाड़ कर रख दिया है। कल को अगर भारत पाक जंग छिड़ती है और एर्दोगन अपने बायराकटार ड्रोन या फिर सैन्य सलाहकारों को पाकिस्तान या पीओके में उतारते हैं तो भारतीय वायुसेना उन्हें बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी झिझक के सीधे स्ट्राइक से तबाह कर सकती है। नेटो भारत के खिलाफ कोई सैन्य कदम नहीं उठा सकता। मक्का पैक्ट के बावजूद इजराइल और सऊदी अरब के बीच बैक चैनल समझौते मजबूत हैं। सऊदी का ध्यान केवल ईरान को रोकने पर है। वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था दांव पर नहीं लगाएगा। भारत अब न केवल पाकिस्तान और चीन बल्कि ढाका के इस संभावित बदले रुख को भी ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वी कमान और नौसेना को बंगाल की खाड़ी में रियलाइन कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की का सैन्य गठजोड़ लगातार मजबूत हो रहा है। तुर्की न सिर्फ पाकिस्तान को घातक ड्रोन और हथियार दे रहा है बल्कि संकट की स्थिति में अपनी सैन्य मौजूदगी की रणनीति भी बना रहा है।
तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ नेटो के ही आर्टिकल 5 की तरह समझौता किया है, जिसमें एक देश पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। लेकिन इजराइल के बताए इस रास्ते के बाद अगर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है और तुर्की अपने सैनिकों, फाइटर जेट्स या सैन्य सलाहकारों को पाकिस्तान की सरहद या पीओके में भेजता है, तो फिर भारत के हाथ बंधे नहीं होंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खुद इजराइल ने साबित करके दिखाया है। बीस अगस्त को सीरिया के अबू अल दुहर एयरबेस पर जिस तरीके से इजराइल ने बमबारी की, उस हमले से पता चला कि यह हिसाब किताब असल में कैसे काम कर सकता है। रनवे और मिलिट्री ठिकानों पर 8 हमले किए गए, जबकि उस बेस पर तुर्की के सैनिक या उपकरण मौजूद नहीं थे। बाद में इजराइल ने कहा कि दमिश्क तुर्की की तैनाती की इजाजत देने की तैयारी कर रहा था, यानी इजराइल ने उस बेस को पहले ही उड़ा दिया जहां तुर्की के सैनिक पहुंचने वाले थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में अगर तुर्की अपने लड़ाकू विमान या हथियारों की तैनाती करता है तो इजराइल उस पर हमले कर सकता है। अबू अल दुहर पर हुए हमलों का महत्व उनके समय पर निर्भर करता है। इजराइल का मानना है कि अगर वहां तुर्की के सैनिक मौजूद ना हो तो वो उस टारगेट को मुख्य रूप से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मानकर कार्रवाई कर सकता है। अगर वहां सैनिक मौजूद हों तो किसी भी हमले में तुर्की के सैनिकों के हताहत होने, जवाबी कार्रवाई, अमेरिका के शामिल होने और नेटो सदस्य के साथ सीधे टकराव का जोखिम होता है। लेकिन इजरायली सरकार के मुताबिक इन जोखिमों का मतलब ये नहीं कि नेटो इसमें दखल देगा ही। پیمانی که بسته شده هیچ اثری در جنگ ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی نخواهد داشت. بیشتر برای ایجاد یک اقدام بازدارنده تلقی میشه. अब ऐसी स्थिति में यह साफ कहा जा सकता है कि जिस मक्का रक्षा डील पर पाकिस्तान इतरा रहा है वो असल में पाकिस्तान की उस हार और छटपटाहट का नतीजा है जिसे उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान झेला था। अब आगे देखा जाएगा कि क्या पाकिस्तान का भारत के खिलाफ तुर्की और सऊदी अरब साथ देंगे या नहीं। पश्चिम एशिया में जारी ईरान युद्ध को 175 दिन पूरे हो चुके हैं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया और इससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ट्रंप का दावा है कि अगर अमेरिकी सेना तेहरान की पूरी तरह से नाकेबंदी नहीं करती तो ईरान महज 2 हफ्ते के भीतर अपना पहला परमाणु बम बना लेता। एक 175 दिन से ईरान युद्ध और तनाव लगातार मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाए हुए है। अभी तक के तनाव और जंग में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से तबाह करने का दावा किया है, लेकिन साथ ही ट्रंप ने कुछ ऐसा भी दावा कर दिया है जिसने एक बार फिर से दुनिया को चौंका कर रख दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि अगर अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज की पूर्ण नाकेबंदी नहीं की होती तो ईरान परमाणु बम 2 हफ्ते में बना चुका होता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बड़े बयान ने पश्चिम एशिया के युद्ध क्षेत्र में एक बार फिर तहलका मचा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावों के मुताबिक अगर अमेरिकी सेना और उसके खुफिया तंत्र ने तेहरान के परमाणु ढांचे पर समय रहते सटीक सैन्य हमले और नाकेबंदी नहीं की होती तो ईरान महज 14 दिनों में यानी 2 हफ्ते के भीतर ही अपना पहला काम चलाऊ परमाणु हथियार हासिल कर लेता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के आंकड़ों का हवाला देते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान ने नतांज और फोर्दो के अंडरग्राउंड ठिकानों में यूरेनियम संवर्धन का स्तर 60% से बढ़ाकर 90% यानी वेपन ग्रेड के खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया था। एक परमाणु हथियार तैयार करने के लिए लगभग 25 किलोग्राम 90% तक संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान ने अपनी सुविधाओं में उन्नत IR-6 सेंट्रीफ्यूज की हजारों खेपें तैयार कर रखी है जो सामान्य सेंट्रीफ्यूज की तुलना में 10 गुना तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर सकती है। 2015 के परमाणु समझौते
यानी JCPOA के दौरान ईरान का ब्रेकआउट टाइम 12 महीने था, जो अमेरिकी हमलों से ठीक पहले घटकर महज 10 से 14 दिन रह गया था। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अमेरिका के द्वारा B-2 स्टील्थ बम वर्षकों से किए गए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ने ईरान की मुख्य संवर्धन केंद्रों को कम से कम 3 साल पीछे धकेल दिया है। नहीं दिखाएंगे ईरान का परमाणु, ट्रंप नेतन्याहू को काली बाफ का चैलेंज। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अगर अमेरिका और इजराइल की सीधी पहुंच हो जाती है तो ये वाकई अमेरिका और इजराइल की ईरान पर सीधी जीत साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। लेकिन मौजूदा हालात में ईरान अपने तेवरों से फिर साबित कर रहा है कि ईरान रत्ती भर भी झुकने वाला नहीं है। जरा खबर को समझ लीजिए। अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA की आड़ में ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर क्या नकेल कसने की कोशिश कर रहा है और कैसे ईरान अमेरिका और इजराइल के इस परमाणु पंजे से खुद को बचाने में जुटा है। नहीं दिखाएंगे ईरानी परमाणु, ट्रंप के परमाणु पंजे पर प्रहार। ईरान ने IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के होश उड़ गए हैं। मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया कि ईरानी कानून इस बात की अनुमति ही नहीं देता कि IAEA ईरान के 3 परमाणु ठिकानों का दौरा करें। ईरान के इस्फान, फोर्दो और नतांज परमाणु ठिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। तीनों तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनके बिना ईरान का परमाणु ढांचा अधूरा है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि IAEA के जरिए ईरान के इस्फान, फोर्दो और नतांज का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। IAEA चाहता है कि वो ईरान के तीनों परमाणु साइट्स इस्फान, फोर्दो और नतांज का बारीकी से निरीक्षण करे और पता लगाए कि आखिर ईरान का 440 किलो 60% संवर्धित यूरेनियम कहां छिपा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान के ये तीनों परमाणु अड्डे इतने ज्यादा अमेरिका, इजराइल और IAEA की आंखों की किरकिरी क्यों बने हुए हैं। इस्फान न्यूक्लियर फैसिलिटी, यहां मुख्य रूप से यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यानी कि UCF काम करती है। देश की खदानों से जो भी कच्चा यूरेनियम लाया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं, उसे यहां रासायनिक प्रक्रिया के जरिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस यानी कि UF6 में बदला जाता है। इसी गैस को बाद में संवर्धन के लिए दूसरे संयंत्रों में भेजा जाता है। यहां संवर्धित यूरेनियम से परमाणु रिएक्टरों के लिए फ्यूल रॉड्स, ईंधन की छड़ें तैयार करने का काम भी होता है। इस्फान के आसपास ईरान का बहुत बड़ा सैन्य बेस और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, क्योंकि इस क्षेत्र पर हमला पूरे परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ तोड़ने जैसा माना जाता है। फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान के पवित्र शहर कुम के पास मौजूद ये संयंत्र सुरक्षा के लिहाज से सबसे अभेद और रणनीतिक रूप से सबसे खतरनाक माना जाता है। फोर्दो को एक विशाल पहाड़ी के अंदर लगभग 250 से 300 फीट की गहराई में कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे बनाया गया है। इस बनावट की वजह से इस पर पारंपरिक हवाई हमलों या फिर बड़े बंकर बस्टर बमों का असर होना लगभग नामुमकिन माना जाता है। यहां आधुनिक और एडवांस सेंट्रीफ्यूज जैसे कि IR6 के जरिए यूरेनियम को सीधे 60% या उससे ज्यादा शुद्धता तक समृद्ध किया जाता है, जो मेडिकल रिसर्च के नाम पर सैन्य स्तर के बेहद करीब है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, यह ईरान का सबसे बड़ा केंद्रीय और मुख्य यूरेनियम संवर्धन संयंत्र है, जो इस्फान प्रांत के अंतर्गत ही नतांज शहर के पास मौजूद है। नतांज में बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्तर पर यूरेनियम संवर्धन होता है। यहां जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे विशाल हॉल्स बने हुए हैं, जहां हजारों की संख्या में सेंट्रीफ्यूज 24 घंटे घूमकर गैस को समृद्ध करते हैं। अपनी विशाल क्षमता की वजह से ही संयंत्र हमेशा इजराइल और अमेरिका के निशाने पर रहा है
ما فعلا داریم یک مسیر موقت رو طراحی میکنیم که بعد در مراحل بعدی تبدیل به مسیر نهایی بشه. یک کار فنی هست بین متخصصین دو کشور داره انجام میشه. نیروهای مسلح درگیرش هستن، به هر حال اونها صاحب نظر اصلی در این خصوص هستن. ممکنه هست که به زودی به نتیجه برسیم، ولی इसीलिए ईरान ने दो टूक कहा है कि हाल के हमलों का शिकार हुए अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को वो अनुमति नहीं देगा। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने कहा कि इन ठिकानों तक आईएईए की पहुंच की खबरें पूरी तरह से गलत हैं और देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। सरकारी टीवी चैनल IRIB को दिए साक्षात्कार में गालिबाफ ने कहा कि ईरानी संसद और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ऐसा कानून बनाया है जिसके तहत बमबारी से प्रभावित परमाणु स्थलों तक किसी भी परिस्थिति में विदेशी निरीक्षकों को पहुंच नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि निरीक्षकों को वही पहुंच मिलेगी जिसकी अनुमति सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद देगी। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालिबाफ ने दो टूक कह दिया कि फिलहाल IAEA को केवल 2 परमाणु प्रतिष्ठानों बुशेर परमाणु ऊर्जा संयंत्र और तेहरान अनुसंधान रिएक्टर तक ही सीमित पहुंच दी गई है और ईरान इसी व्यवस्था का पालन करेगा। و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی. दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने पश्चिम एशिया में 250 से ज्यादा दिनों से तैनात विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन को वापस बुलाकर उसकी जगह USS जॉर्ज बुश की तैनाती की है, जिसकी पुष्टि रिपोर्ट से हुई। ये कदम अमेरिकी नौसेना के सामने खड़े गंभीर परिचालनगत चुनौतियों और मध्य पूर्व की रणनीतिक प्राथमिकताओं को दोनों को दर्शाता है। USS अब्राहम लिंकन ने बिना किसी रेस्ट के समुद्र में 250 से ज्यादा दिन बिताए, जिसमें लगभग 200 दिन बिना किसी पोर्ट कॉल बंदरगाह पर रुकने के लगातार ऑपरेशनल मोड में रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक युद्ध क्षेत्र में रहने की वजह से नौसैनिकों के मनोबल में भारी गिरावट आई और मानसिक तनाव व आत्महत्या की कोशिशों जैसी घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं।